बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, welcome to the channel Math Education. Today we will discuss the second lecture of Analytical Mechanics या Classical Mechanics। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कुछ डेफिनेशन देखे, आज भी स्टूडेंट्स हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे जो एनालिटिकल मैकेनिक्स पर बेस हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, इसी तरह आज हमारे पास जो आती है फर्स्ट डेफिनेशन वो होती है सेंटर ऑफ मैथ। सेंटर ऑफ मैथ क्या होता है? कहता है द सेंटर ऑफ मैथ ऑफ ए सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशंस। क्या मतलब? आपके पास कोई भी एक बॉडी होगी, ठीक है, जिस पर आप उसका एक पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मैथ जिसे हम कहेंगे, उस पर आप कोई भी फोर्स अप्लाई करोगे और वो मूव होगी किसी भी रोटेशन के बगैर। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे कि इसकी हम देखते हैं एक डायग्राम और एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिसमें कहता है द कंसीडर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी कनेक्टेड बाय ए रिजिड रॉड। ठीक है, आपके पास ये एक रॉड है जिसके ऊपर एक तरफ से वो फिक्स है ए के साथ, बॉडी दूसरी बी के साथ। जिसका ए वाला जो आपका पॉइंट है वहाँ पर उसका मैस क्या है? कम है, और जो बी वाला बॉडी का मैस उस पर मैस उसका ज़्यादा है। और ओ आपके पास क्या है? ओ आपके पास है सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, इसी तरह आपका सपोज दैट द पॉइंट ओ बी सच अ पॉइंट व्हेन द फोर्स एफ is applied at point O, then the system moves in the direction of force without rotation, then the point O is called the center of mass। इसके सेकंड जब आपने इस पॉइंट O के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो फोर्स ने क्या किया? उसने नीचे फेंक दी, यानी कि उसने आपके पास जैसे आपको नज़र आ रहा है ए और बी पॉइंट है, यहाँ से इसका मास थोड़ा था, इसका पॉइंट मास ज़्यादा था। ओ के ऊपर फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स आगे गई, आगे जाने की वजह से क्या हुआ? इसका नीचे आ गया, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर को हमने फोर्स की डेफिनेशन क्या दी थी? फोर्स क्या करती है? डायरेक्शन को चेंज कर देती है। अब जैसे इसकी एग्जांपल आपको मैं समझाऊँ तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके हाथ में स्टिक्स है, ठीक है, आपने उस स्टिक को हवा में उठाया हुआ है, आपके पास सीधी है, तो आपने क्या किया? उसके ऊपर पत्थर गिराया, ये कहीं से पत्थर आया तो वो स्टिक आपकी तरफ से मूव होगी, नीचे चलेगी, लेकिन आपने रोटेशन कोई नहीं की, लेकिन वो उस फोर्स की वजह से नीचे चलेगी। तो हम इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मैस। वो जो पॉइंट ओ है वो हमारे पास क्या है? वो सेंटर ऑफ मैस है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन आती है वो है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या होती है? अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली कहाँ लाई करती होती है? ये हमारी अर्थ में, हमारी स्पेस में लाई करती होती है। इसमें जो डेफिनेशन है वो हमारे पास आती है कि द पॉइंट वेयर द होल वे टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली ये आपके पास क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन उसके बाद डायग्राम देखेंगे, मज़ीद आपको क्लियर होगा। ए बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अर्थ अट्रैक्ट्स ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड its center. The pull of the earth acting on a particle is to its weight. These forces acting on the particle मज़ीद आप पढ़ लेंगे, ऊपर देकर मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली होती क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कि आपके पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये आपको बॉडी नज़र आ रहा है, मेरे एरो की तरफ आपने तवज्जो रखनी है, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट है, ठीक है, और ये जो आपके पास है ये इंटायर वेट है। अब इसमें होता क्या है? बेसिकली आपके पास कोई भी एक रिजिड बॉडी होती है, अर्थ जब उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसके जितना भी वेट्स होता है पार्टिकल का वो वर्टिकली डाउनवर्ड चला जाता है। तो ये हमारी उस फॉर्म में जो बॉडी लाई करती है वो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वहाँ पर आपकी पैदा होती है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। सेकंड डेफिनेशन इस थर्ड डेफिनेशन इसके लिए आती है इस लेक्चर में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेसिकली? अब एंगुलर एक मोमेंटम होता है, एक लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? वो एक मोमेंटम सिंपल होता है, उसके हमने पीछे देख लिया डेफिनेशन। वो अगर आपने नहीं समझी तो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं वो लेक्चर, वो बड़ा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि वो अगर बेसिक आपको डेफिनेशंस आएंगी तो एनालिटिकल कोर्स आपके लिए समझना इजी होगा और आप इजीली अपने क्या नाम है एग्जामिनेशन हॉल में अपने तमाम चीज़ों को अचीव कर सकेंगे। तो हम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? वो आपके पास आता है द क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। बेसिकली अब कैसे है, मैं इसकी मज़ीद आपको डायग्राम शो करवाता हूँ, आप वहाँ से इजीली समझेंगे कि हमारे पास ये एक एक्सिस है, क्या कहा था? प्रोडक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये आपके पास क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, ये एक बॉडी है, ये सर्कल में आपकी बॉडी रोटेट कर रही है। अब इस सेंटर से लेकर उस बॉडी तक एक पॉइंट है हमारे पास, और इनके दो पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या आ रहा है? उस
पॉइंट के ऊपर हमारे पास एक मोमेंटम लाई करता है जिसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं या मोमेंटम कहते हैं P। अब इन पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होता है कि एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला L = R क्रॉस P और इसे डिनोट किया जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास इसका यूनिट्स होता है। तो इस तरह आपके पास इसके एग्जांपल में कहता है ट्रांसलेशन मोशन ऑफ बॉडीज लीनियर मोमेंटम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, ट्रांसलेशन में आपका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो एक रोल अप्लाई करता है, वो जो वो इंपॉर्टेंट होता है। और रोटेशन में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आपका वो रोल अप्लाई करता है। इस तरह आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, वो होती है रिजिड बॉडी। क्या होती है बेसिकली रिजिड बॉडी शुरू से करते आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं रिजिड बॉडी हमारे पास क्या होती है बेसिकली। अब रिजिड बॉडी कहता है कि इज डिफाइंड एज ए पार्टिकल system of particles which does not deform in a rigid body. The distance between the particles of the system do not change. A rigid body conserves its shapes under the action of external forces. क्या अंडरस्टैंड किया आपने? यकीन है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड किया होगा। तो सॉरी टू से स्लाइड्स पीछे हो गई हैं, एक मिनट अब याद। अब हमारे पास ये देखो आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है जिसके अंदर आपके पास क्या है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी के अंदर बहुत से पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ना तो ये चेंज होते हैं, ना एक दूसरे के साथ ये टकराते हैं, तो ना कोई डिफॉर्म करते हैं। ऐसी बॉडी जिसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स हों और वो जो आपको शो हो रही है वो आपके पास होती है रिजिड बॉडी होती है। अब हमारे पास एक रिजिड बॉडी में दो फोर्सेस होती हैं, एक एक्सटर्नल फोर्सेस होती है, एक इंटरनल फोर्सेस होती है। बेसिकली हम इस फोर्सेस को सेपरेट करते हैं दो ग्रुप में, एक एक्सटर्नल फोर्सेस, एक इंटरनल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरनल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच होल्ड टुगेदर पार्टिकल्स फॉर्मिंग द इंटरनल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच होल्ड टुगेदर द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द रिजिड बॉडी। यानी कि एक बॉडी है रिजिड, उसके अंदर आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल जो फोर्स बनाते हैं और वो अप्लाई करते हैं, यानी कि पार्टिकल की कोई ना कोई गर्माइश तो होगी, खाली स्पेस तो नहीं होगी। वो जो फोर्सेस होती हैं वो आपके पास होती है इंटरनल फोर्सेस। एक एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस आर आउटसाइड द रिजिड बॉडी। इन द अदर वर्ड वी से दैट दीज फोर्सेस इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड इट्स इन्वायरमेंट। अब इसका क्या मतलब है? अब आपके पास कोई भी एक बॉडी होती है, इसके अंदर इंटरनल फोर्स जैसे आपको पता है कि पार्टिकल से मिलकर बनती है, और जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो बाहर से मिलती है। उस बॉडी के बाहर वाले बैरूनी हिस्से पर जो फोर्स अप्लाई होती है इन्वायरमेंट की, आसपास के एयर की, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। जैसे कि कुछ डेफिनेशन आपने इस लेक्चर में देखी। ये हमारा लेक्चर यहाँ एंड हुआ। ठीक है, बहुत शॉर्ट सा लेक्चर है। अगर आपको ये तमाम के तमाम स्लाइड्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इसका लिंक है। आपको 3 लेक्चर की इकट्ठी एक फ़ाइल मिलेगी जिसके अंदर आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स होंगे, फर्स्ट 3 लेक्चर। ठीक है, इस तरह आपके पास हर 3 लेक्चर के बाद आपको एक फ़ाइल शो हो गई। और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप ज़रूर उसे पूछा करें, कमेंट्स बॉक्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप अच्छा सा अच्छा इससे नॉलेज हासिल कर सकें और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।